नमस्कार। फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी खुशी की बात है और मैं ये आप सबसे शेयर करना चाह रहा था ताकि आपको ये लगे कि ऑथेंटिक पर्सन ही आपको कुछ भी बता रहे हैं और समझा रहे हैं। देखिए, TRE 3 में मेरा इस बार रिज़ल्ट आया हुआ है, तो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ रिज़ल्ट भी। तो मेरा रोल नंबर 959300 MD इरफान अंसारी, जो कि मेरा EBC रैंक जो है 39 है और ओवरऑल रैंक जो है 409 है। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और मैं भोजपुर का ही रहने वाला हूँ। तो खैर, ये तो बात हुआ कि रिज़ल्ट की बात करें, तो मैं ये बता रहा था कि आखिरकार बात ये करते हैं कि आखिरकार मैंने किस तरीके से किया कि जैसे कि TRE 2 में मेरा नहीं हुआ कुछ मार्क्स के वजह से, तो फिर मैंने क्या पढ़ाई किया, किस तरीके से मैंने किया जिससे कि सिलेक्शन हो पाया। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से कौन से चैप्टर्स करने हैं, किससे करने हैं, और बहुत से अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है MCQs वगैरह मैं आपको बताऊँगा और कुछ कंसेप्ट भी आपको बताते रहूँगा जहाँ तक हो सके। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर हम बात करें तो ये तो एक लॉन्ग जर्नी होता है जो शुरू से इंसान पढ़ते आता है। जैसे कि मेरा बीटेक भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही मैंने किया हुआ है, तो वहाँ पे भी कुछ नॉलेज था पहले से ऑलरेडी, पर फिर भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात तो आप जहाँ कहीं से भी होंगे तो आप 11th क्लास और 12th क्लास, देखिए अगर पॉसिबल NCERT तो सबके पास सबको अवेलेबल हो ही जाती है, पर SCERT की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसको लेकर के। तो आप देख लेना अपने हिसाब से कि ये अवेलेबल है कि नहीं, बट NCERT का आप PDF निकाल लेना पूरा 11th और 12th, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। NCERT का PDF निकाल सकते हो, और अगर PDF नहीं निकलता है तो आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, या आप मार्केट से बुक भी ले सकते हैं 11th एंड 12th। तो 11th और 12th का जो कंप्यूटर साइंस का बुक है वो आपको पूरा करना है। होता क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप जो देखेंगे वो एकदम से कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आपको पता है तो आप उसको सही करेंगे, अगर नहीं पता है तो फिर आप गलत कर देंगे। तो उसके लिए आप NCERT जरूर पढ़ना। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी भी TRE में अगर हम बात करें तो NCERT से क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। अगर आप TRE 2 को एनालाइज करोगे क्वेश्चन, तो देखना कि NCERT का हूबहू लिखा हुआ चीज़ आपसे पूछा गया है। तो NCERT में जो चीज़ है वही आपसे पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप 11th और 12th का NCERT पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लें। और दूसरी बात यह है कि क्या सर NCERT पूरा करना पड़ेगा, आप अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देख लेना। एक पूरा डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर साइंस का पूरा डिटेल सिलेबस क्या होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग NCERT को कर सकते हो। दूसरी बात मैंने क्या किया कि पहले तो अपना कंसेप्ट क्लियर किया। जो भी चैप्टर्स है ना, मान लेते हैं DBMS है या जो भी है, DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कुछ और भी चैप्टर्स है, मान लीजिए फंडामेंटल्स है, तो इनका पहले तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया। कंसेप्ट क्लियर कैसे किया, तो मैंने NCERT पढ़ाई की। NCERT के साथ साथ कुछ बुक्स भी मैंने रेफ़र किए, पर सबके लिए नहीं, जो मुझे लगता था कि जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसका। पहले आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे। हम लोग करते क्या है, पहले ही MCQ करने लगते हैं, बहुत सारा 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है। वो 1000 क्वेश्चन जो आप MCQ कर रहे हो, या 2000 आप MCQs का क्वेश्चन लगा रहे हो, आप ये मान करके कि ये मैं कर लूँगा तो मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप बहुत गलत कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, पर अगर आप कंसेप्ट अच्छे से आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, देन आप उसको काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए आपको कंसेप्ट पहले सीखना है। कंसेप्ट सीखने के लिए आप NCERT का हेल्प ले सकते हैं, या कोई बुक्स फॉलो कर सकते हैं जो भी ऑथेंटिक बुक है, या आप कोई वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है, उन सारे वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको DBMS समझ में नहीं आ रहा है, DBMS का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको NCERT से पढ़ लो। NCERT से अगर हो गया तो थोड़ा बहुत, अगर बुक्स को या अच्छा सा बुक है आपको तो उसको रेफ़र कर लीजिए, या इसके लिए आप कोई वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि एक ही रिसोर्स को पकड़ना है, बट कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन ये सब जब हो जाएगा, आप तो ये आप मान के चलिए कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। आप पूरा DBMS को अच्छे से, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ये पूरा का पूरा आप अच्छे से समझ लिए हो।
देन जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उस पर बेस्ड आप एमसीक्यू करिए। और सबसे पहले एमसीक्यू करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी पीवाईक्यू हैं, तो चैप्टर वाइज जो भी आपका डीबीएमएस है तो डीबीएमएस का क्वेश्चन जितने भी है पहले आप पीवाईक्यू का करिए। देखिए कि मेरे से हो रहा है कि नहीं। अगर बहुत अच्छे से हो रहा है तो फिर ठीक है, आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है पीवाईक्यू को करने में तो फिर आपको फिर से कंसेप्ट को अच्छे से करने की जरूरत है। ज़्यादा नहीं करना है, आप इधर उधर भटकिए मत। आप कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए। कंसेप्ट करने के बाद आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए जो भी है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ज़्यादा बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप एमसीक्यू करिए और एमसीक्यू आपका करना है पीवाईक्यू। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियो भी मैं डालता रहूँगा जो भी चैप्टर्स है उससे कंसर्न। जैसे एक डीबीएमएस का भी मैंने अपलोड किया हुआ है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नए अपडेट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।